अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। संभल में मस्जिद पर रंगाई पुताई का मसला अटक गया। मामला अदालत पहुंच गया, हाई कोर्ट। इंतजामिया कमेटी गई थी हाई कोर्ट कि हमको अपने ढंग से रंगाई पुताई डेंटिंग पेंटिंग कराने की इजाजत होनी चाहिए मस्जिद पर, लेकिन हमको इस बात की छूट नहीं दी जा रही। अदालत ने कहा कि ना, अकेले आप फैसला नहीं कर सकते। उसने एक कमेटी बना दी जिसमें भारतीय पुरातत्व विभाग भी रखा है, सरकारी अधिकारी भी और मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लोग भी। कहा यह कमेटी जाए, देखे, मुआयना करे मस्जिद का, जिसमें एएसआई की भूमिका प्रमुख होगी, क्योंकि वो इस बात की नजाकत को समझती है कि पुरानी इमारतों की रखरखाव कैसे होना चाहिए। और इधर हाईकोर्ट ने यह कहा, उधर आज शाम होते होते जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एएसआई की एक टीम मस्जिद का दौरा करने, सर्वेक्षण करने जा चुकी है। वहां काम चल रहा है। यही सर्वेक्षण का ही मसला था, वो तो जिले के स्तर पर सर्वेक्षण होना था, कोर्ट के द्वारा नामित एक व्यक्ति को करना था। तब कितनी हाहाकार मच गई थी, संभल में दंगा हो गया था, पत्थरबाजी हो गई थी, गोलियां चलाई गई थी, हिंसा का तांडव किया गया था कि सर्वे नहीं होने देना है। बाद में पता लगा कि दुबई से मैसेज आया था कि सर्वे हर हाल में रोकना है, किसी भी सूरत में सर्वे नहीं होना चाहिए। अब वही सर्वे एएसआई के लोग करने आ गए और चल रहा है इस वक्त सर्वे। वो दूर से झांक कर नहीं देखेंगे, वो दीवार छू कर थपथपा कर देखेंगे। तब आपको उस सर्वे से आपत्ति थी जो कोर्ट कमिश्नर को करना था, और अब एएसआई कर रही है। कल हाईकोर्ट इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संभवतः निर्णय देगा कि कैसे क्या होना है इस मस्जिद का रंग रोगन के मसले पर। इसकी जो रंगाई पुताई देख रेख का मसला है, उस पर क्या फैसला करना है और किस ढंग से होना है, क्योंकि मामला संवेदनशील है। ये कोई सामान्य इमारत का मसला नहीं। इसके पीछे के जो तत्व हैं, ये वही तत्व हैं जो संभल की गलियों में पत्थर भर देते हैं। इसलिए 3 महीने पहले की घटना को देखकर शासन और प्रशासन भी इस बार कोई जितने एहतियाती कदम हो सकते सब उठाएगा। स्वाभाविक है, उठाना चाहिए। लेकिन एक बात तो दुरुस्त है, मस्जिद पे केवल मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का हक है और वही सारे फैसले कर ले, खुद मुख्तारी उसी को हो, ये नकार दिया हाईकोर्ट के आज के निर्णय ने। अब मस्जिद कमेटी को अपनी हैसियत का अंदाज होना चाहिए और अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये वही मस्जिद कमेटी है जिसने एएसआई को मस्जिद के अंदर घुसने से रोक दिया था एक वक्त में। ये मस्जिद एएसआई के संरक्षित इमारतों में से एक है, लेकिन एएसआई की दुर्गति ऐसी कर दी गई थी इस देश में कि इस मस्जिद के कमेटी के जो सरबराह लोग थे, उन्होंने एएसआई के अधिकारियों की एंट्री बैन कर दी थी। यहां पर कहा था नहीं, एएसआई अंदर नहीं जा सकती। माहौल बदला है, कुंभ भी समाप्त हो गया, कुंभ से एक नए किस्म का वायुमंडल निर्माण हुआ है।
प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहें, मोदी जी के, तो वो कह रहे हैं युग परिवर्तन का समय आ गया है। तो उसी युग परिवर्तन के समय में कम से कम इतना तो हुआ कि एएसआई के लोग मस्जिद के अंदर पहुंच गए, जिनको जाने से रोका गया था। अब वो गए हैं तो कुछ देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, और जो कुछ देखेंगे वो अदालत के सामने आएगा और उसके बाद फिर अदालत का फैसला आएगा। लेकिन मूल प्रश्न बार बार टकराव का, वायुमंडल टकराव की स्थितियां निर्मित करने की कोशिश क्यों होती है? और हर छोटे बड़े मसले को, अब बताइए, बिल्डिंग की इमारत का मसला भी हाई कोर्ट ले गई कमेटी। पहले लोग कहते थे कि जो इमारत भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण के अधीन है वहां एएसआई का आदमी अंदर नहीं जा पाता। आप सोचिए किसी और देश में ऐसा संभव था क्या? लेकिन संभल में हो रहा था। अब वही सब बदल गया। शायद इसी को कहा जा रहा है कि युग बदल रहा है, युग करवट ले रहा है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पर इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराए और फिर बहस में चलते हैं। इधर रमजान और उधर नया घमासान। संभल के दंगल में मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर अब नए विवाद का रंग सामने आया। रंगाई पुताई पर कलेश मचा तो केस हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। इसी पर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। दरअसल आपको बताते हैं कि शाही जामा मस्जिद कमेटी ने जिस तरह से रमजान और ईद को देखते हुए पुताई की और उसकी रंगाई की इजाजत मांगी थी, इधर कुएं का भी विवाद चल रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जिसकी आज ऐसा सुनवाई थी, उस सुनवाई के बाद जिसका बताया जा रहा है कि एएसआई के लोग यहाँ पर आएंगे, टीम आएगी और टीम आके बाद जामा मस्जिद का निरीक्षण करेगी। 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है। उसके बाद बताया गया कि क्या जामा मस्जिद पर रंगाई और पुताई की आवश्यकता है या नहीं है। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन से परमिशन मांगी थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद के एएसआई संरक्षित होने का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया। फिर एएसआई ने भी सर्वे और जांच के चलते परमिशन नहीं दी। इसी के मद्देनजर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जा पहुंचा। इस पर हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश दिया। इसमें एएसआई के और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे। विवादित स्थल के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सभी बैरियर से एमड्यूटी अलर्ट कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और फोर्स को सभी बिंदुओं पर डिप्लॉय किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद की रंगाई पुताई का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन उससे पहले एक कमेटी कोर्ट को रंगाई पुताई के बारे में जानकारी देगी और कोर्ट को बताएगी कि बिना छेड़छाड़ हुए कैसे रंगाई पुताई की जाएगी। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस कमेटी की रिपोर्ट पर जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर फाइनल फैसला होगा। कोर्ट अपना आखिरी फैसला शुक्रवार को सुनाएगी। नहीं, पूरे मुल्क में जितनी भी मस्जिदें हैं वहाँ पर रमज़ान से पहले रंगाई पुताई भी होती है और साफ़ सफाई की जाती है। उसी नुक्ते नज़र से हम समझते हैं कि संभल की मस्जिद के जिम्मेदारों ने भी कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि उनको वहाँ पर रंगाई पुताई करने की इजाज़त दी जाए। और बहरहाल ये मामला जो कि ऑलरेडी कोर्ट के सामने है और कोर्ट इसमें क्या फ़ैसला देता है ये देखना होगा और उसी के मुताबिक अमल करना चाहिए। वही मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर हिंदू संगठन विरोध में उतर आया है। हिंदू पक्ष की दलील है कि रंगाई पुताई के कार्यक्रम से परिसर का रूप स्वरूप बदलने की साजिश हो सकती है। इसको लेकर अब सियासी संग्राम भी जोरों पर है। देखिए, जब दीपावली होती है तो पूरे देश में घरों में रंगाई पुताई होती है, मंदिरों में होती है। और जब ईद और रमज़ान का वक्त होता है, रमज़ान का पाक महीना हमारे सामने है और मस्जिदों की सफाई रंगाई का काम बुनियादी तौर पे होता है। तो हमें लगता है कि इसमें एएसआई को कोई राजनीति ना करके पूरी मदद करनी चाहिए और हम संभल के लोगों से कहेंगे कि
इस माह रमज़ान में इस देश की एकता और सलामती के लिए, मुल्क में भाईचारे के लिए हम सब लोग दुआएं करेंगे। बहरहाल संभल के विवाद में एक के बाद एक तमाम संग्राम सामने आ रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद गेंद अब एएसआई के पाले में है। लेकिन सवाल यही है कि मस्जिद की रंगाई पुताई सियासत क्यों गरमाई? आखिर रमजान से पहले इस घमासान के मायने क्या हैं? हिंदू पक्ष कह रहा है कि रंगाई पुताई पेंटिंग डेंटिंग के बहाने मूल प्रकृति से छेड़छाड़ करने की साजिश है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि ये मस्जिद हरिहर मंदिर थी पहले, हरिहर मंदिर को ध्वस्त करके उसी स्थान पर ये मस्जिद बनाई गई है। तो यथा स्थिति से छेड़छाड़ की संभावना, और शायद यही एएसआई का भी तर्क रहा होगा। और अब लोग पूछ रहे हैं, वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि एएसआई इस बात की गारंटी लेगी कि किस विवादित इमारत की मूल प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं होगी। इसका जो स्वरूप अभी वर्तमान में है वैसे ही रहेगा रंगाई पुताई के बाद। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि छोटी सी चिनगारी तनाव को जन्म दे सकती है संभल में। ये बात भी ध्यान रखनी होगी। मेहमानों से परिचय करा दें, डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। ऋचा सिंह जी का बहुत स्वागत है। मुन्ना खान साहब हैं, नेता कांग्रेस। मुन्ना खान साहब का बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नाजिम खान साहब का बहुत स्वागत है। एचएस रावत साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु। रावत साहब का बहुत स्वागत है। नाजिम साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। जब उस पर इतना मुकदमा चल रहा है डिस्प्यूटेड साइट पर, इधर का दावा भी है, उधर का दावा भी है, ये सर्वे है, वो सर्वे है, तमाम। तो इसी के बीच में ये रंगाई पुताई की बात लेके, अच्छा, जब दो पड़ावों पर वो अर्जी नामंजूर हो गई, एक जिला प्रशासन और दूसरा एएसआई के द्वारा, तो अच्छा फिर सीधे हाई कोर्ट। रंगाई पुताई थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? क्योंकि दूसरे पक्ष को लग रहा है कि उस मंदिर के रूप स्वरूप में फेरबदल करने की कोशिश करने के लिए ये रंगाई पुताई का शोषा छोड़ा गया है। नाजिम भाई। हाँ अमिताभ जी, देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये मेरा जो खूबसूरत मुल्क है ना, संविधान से चलता है, और ये मनुस्मृति से नहीं चलता। देखिए, हम लोग संवैधानिक लोग हैं। देखिए, हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट से हमने परमिशन ली है। अब इसमें अगर हम रंगाई पुताई अगर कोई करते तो मनुस्मृति को मानने वाले लोगों के पेट में क्यों दर्द होने लगता है? अरे भाई, ये हमारी अपने ऐतिहासिक चीज है, हमारी अपने इबादत गाह है। अब हम अपने इबादत गाह में रंगाई पुताई नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? अब दूसरी बात, रमजान का वक्त आ रहा है, तो रमजान का वक्त आ रहा है, तो देखिए हम लोगों की एक आस्था है जिसके तहत हम रमजान के तहत अपने मस्जिदों को सजाते हैं। अब ये मनुस्मृति वालों से हम परमिशन तो लेंगे नहीं, हम तो कोर्ट से ही परमिशन लेंगे और कोर्ट की ही बात मानेंगे। हम लोगों ने संविधान के तहत अपनी बात रखी है। और रही बात अमिताभ जी, एक चीज और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर ये मनुस्मृति मानने वालों के पेट में आखिर क्यों दर्द होने लगता है कि जब हम अपनी ही इबादत गाह के लिए परमिशन मांगे, तो जब इसमें तो कोई लोग है ही नहीं ना। जी हाजी साहब, मैं रावत साहब के पास आऊं, उससे पहले दो चीजें साफ होनी चाहिए। ये तथ्य हैं, इनसे ना हम भाग सकते ना आप ना रावत साहब। जो इमारतें एएसआई के संरक्षित सूची में आ जाती हैं, एएसआई के संरक्षण में आ जाती हैं, उनके लिए ये नहीं कहना चाहिए हमारी अपनी चीज़ है, हम चाहे जैसे रंगाई कराएं, चाहे जैसे पुताई कराएं, चाहे जहाँ सीढ़ी निकालें, चाहे जहाँ बावड़ी बना दें। ये नहीं कहना चाहिए। वो निजी जागीर थोड़ी ना कि किसी ने अपना 500 मीटर का प्लाट खरीद के मस्जिद बना दी, वैसा नहीं है मित्र। ये भाव ही टकराव पैदा करता है। बोले हमारी अपनी जायदाद है, हम चाहे जो करें। नहीं भाई, कैसे कर सकते हैं? जैसा ताजमहल और वैसा ही संभल की मस्जिद, वो भी एएसआई की प्रोटेक्शन में है, ये भी एएसआई की प्रोटेक्शन में है।
ये तो मस्जिद कमेटी की दादागिरी थी। एक दौर हमने वो देखा जब मस्जिद कमेटी के लोग एएसआई के अधिकारियों को रावत जी सीढ़ी छोड़ो उस मोहल्ले में नहीं आने देते थे। कहते थे मोहल्ले में आ गए तो कुटाई कर देंगे। क्या कागज में मस्जिद उनके पास थी लेकिन घुस नहीं सकते थे। अभी जब हम आप बात कर रहे हैं उससे 10, 15, 20 मिनट पहले एएसआई की टीम मस्जिद में दाखिल हुई है सर्वे के लिए। रावत जी, ये जो एएसआई इस कानून की दृष्टि में इस व्यवस्था मस्जिद की सरबराह थी उसकी एंट्री बैन कर दी थी, और जो सेल्फ मेड कमेटी है खुद बनाई गई वो कमेटी कह रही भाई चीज हमारी, दूसरे को क्या तकलीफ हो रही। और अगर मामला इतना ही सरल था रावत जी तो हाई कोर्ट एक ही झटके में कह सकता था कि जाओ रंगाई पुताई करा लो, चाहे नीली कराओ चाहे पीली। हाई कोर्ट ने नहीं कहा, उसने कहा एएसआई की कमेटी होगी, वो लोग जाएंगे देखेंगे हमको बताएंगे, सरकारी अधिकारी भी जाएंगे देखेंगे हमको बताएंगे, फिर हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। रावत जी, इस बात का क्या मतलब है? जी देखिए अमिताभ जी, हाजी नाजिम साहब मुद्दे को कहीं और ही लेके चले गए। देश संविधान से चलेगा ये सच है, और एएसआई भी संविधान के अधीन आती है ये भी सच है। आप कह रहे हैं मनुस्मृति नहीं चलने देगी, मनुस्मृति का इसमें क्या लेना देना? आपको यही नहीं पता? नहीं रावत जी, मेरा ख्याल से मनुस्मृति में रंगाई पुताई का कोई चैप्टर भी नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि इनको यही नहीं पता कि मनुस्मृति है क्या, कि डिस्टेम्पर कराओगे कि प्लास्टिक पेंट कराओगे, और उसमें तो ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं मनुस्मृति में। जी उसमें तो अमिताभ जी इस्लाम आया भी नहीं था ना उस समय तक। तो जब मनुस्मृति लिखी गई थी तब तो इस्लाम भी नहीं था, कोई जानता नहीं था कि कोई इस्लाम नाम की कोई चीज है। इसलिए बेतुकी बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। अभी बात एएसआई की है और एएसआई सर्वे कर रही है। इसमें जो रिपोर्ट्स आएंगी, मंदिर की रिपोर्टें आएंगी, वो माननी चाहिए। वहाँ कहना चाहिए आपको हाँ हम संविधान की बात को, हाईकोर्ट की बात को मानेंगे। अगर वहाँ मंदिर प्रूफ हो जाता है तो आपको मानना पड़ेगा। उस समय बोलना कि हाँ जी हम हाईकोर्ट की बात को मानेंगे और संविधान की बात को मानेंगे कि यहाँ पर मंदिर था और मंदिर को तोड़ करके, हरिहर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी और ये शाही जामा मस्जिद बनाई गई थी। इसलिए बेतुकी बातें करना, आपको भी पता है कि आप पहले हिंदू ही थे, कन्वर्टेड हिंदू हैं आप लोग, आपको पक्के कोई अरब से आए हुए मुसलमान तो है नहीं। आपकी डीएनए भी टेस्ट कराओगे तो भी हिंदू का ही निकलेगा। इसलिए अपने को ज्यादा कट्टर कोशिश करना बताने की कि हम बहुत ज्यादा कन्वर्टेड और कट्टर हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये गलत है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भाईचारे को बनाए रखने के लिए आपको अपने जो डीएनए में आप हिंदू हैं उनकी आस्था का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हिंदू की आस्था को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके जो आका थे उन लोगों ने इन मंदिरों को तोड़ा और तोड़ करके यहाँ पर मस्जिदें बनाई गई। उसके साक्ष्य, उसके प्रूफ हैं, आप भी जानते हैं, आप 10 पीढ़ी पहले के लोग भी। ठीक है रावत साहब, मैं एक अवसर, छोटा सा अवसर हाजी नाजिम को दूंगा, फिर मुन्ना भाई के पास और ऋचा जी के पास चलूंगा। नाजिम साहब, मुझे पता है आप क्या कहना चाहेंगे, लेकिन मैं एक बात बता दूं, कल समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हमारे साथ इसी मंच पर थे, ऐसी बहस हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। ये कुंभ का असर है मुझे नहीं पता, क्योंकि कुंभ भी महाकुंभ है, उसका असर अब दिखेगा। एक तो वो भगवा कुर्ता पहन के आई जैसा रावत जी पहने, तुम्हें चौंका। मैंने कहा भैया, बोले ना भैया अब यही चलेगा। मैंने ठीक है, मैं समझ रहा हूं कुंभ का असर कहां तक है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई साहब इस देश में कोई बाबर की औलाद नहीं है, सब हिंदू थे जो मुसलमान हैं। ये घोषणा उन्होंने की। रावत जी तो तब भी सरल, बहुत संपादित शब्दों में कह रहे हैं कि डीएनए, उनने खुल्लम खुल्ला कह दिया था। अब वो सपा के प्रवक्ता थे। कुछ तो बदलाव हो रहा है दोस्त, नहीं? जमीन के अंदर कुछ घटनाएं घट रही लग रहा नाजिम भाई। ने कहा कि डीएनए, देखिए हाजी नाजिम को बड़ा फख्र महसूस होता है कि हाजी नाजिम का डीएनए रावत जी का डीएनए एक होगा, क्योंकि हम सब बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। और मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि हाजी नाजिम बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। बाबर की बात हो रही है, बाबा आदम कहां से लिया है? बाबर की बात हो रही है। अब सुन तो लीजिए, मैं तो डीएनए की बात कर रहा हूँ। मैं तो दुनिया के पहले जो वाहिद शख्स बाबा आदम अलैहिस्सलाम इसी अखंड भारत के अंदर आए, मैं तो अमिताभ की वही बात कर रहा हूँ।
और डीएनए की बात ठीक रही, है दूसरी महाराज। बात एक और, हाँ दूसरी बात एक और, जो जिस तरीके की अभी रावत जी एक बात कह रहे थे कि देखो हरि हरि मंदिर था, तो भाई आपके पास कहाँ से एविडेंस आ गए? अभी एएसआई सर्वे हुआ, एएसआई ने आपको बता दिया कि ये हरि हरि मंदिर पर इस तरीके का एक प्रोपगंडा लेकर जो रावत जी बैठे हुए झूठ फैला रहे, ये वो है। अरे रावत जी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग भी है ना जो बुद्ध भाइयों के मंदिर तोड़े गए, उन बुद्ध भाइयों के मंदिरों की है ना पूरी लिस्ट तैयार करवा रहे हैं, बुद्ध भाइयों के साथ उनके मंदिरों को वापस। ठीक है नाजिम भाई, ठीक है, अब रुकना होगा। मैं मुन्ना खान साहब का चलूंगा, अब रुकना होगा नाजिम भाई। मैं बड़ा मतलब मैं देखता हूं कि कुछ तो बदला है देश में, और बहुत कुछ बदला है। मुन्ना भाई आ रहा हूं, और मुझे बदलाव हमेशा अच्छे लगते हैं, चाहे राष्ट्र जीवन में चाहे व्यक्तिगत जीवन में। ये जब शहाबुद्दीन साहब हुआ करते थे और ओवैसी साहब के वालिद हुआ करते थे, लड़ाई लड़ते थे बाबरी की, तो उस समय वो दूसरी भाषा बोलते थे सब लोग, क्या? अब कम से कम दलितों को और बौद्धों को आगे रख के खुद पीछे होके बात हो रही है। इतना बदलाव तो आया। अब सब कह रहे हैं हमें तो चिंता बौद्धों की है, हमारी छोड़ो, हम तो बौद्धों की लड़ाई लड़ेंगे और दलितों की लड़ाई लड़ेंगे। इतना तो बदलाव आया। वरना शहाबुद्दीन साहब ने मुझे एक इंटरव्यू में कहा था, जब अयोध्या का संघर्ष चल रहा था, हाजी नाजिम साहब, कि मैंने कहा कि मान लीजिए कभी तो फैसला आएगा अदालत का, तो बोले अगर मस्जिद को हटाने की कोशिश हुई तो इस मुल्क में मुसलमान बंदूक उठा लेगा हाथ में। मैंने वही हेडिंग लगा दी थी। तो अगले दिन हमको मिले, बोले भाई मैं तो मैं ऐसे गुस्से में बोल गया था, आपने इसी की हेडिंग लगा दी क्या? अब कम से कम ऐसी बात कोई नहीं कहता, सब कहते मैं पीछे हूं, बौद्धों को आगे करेंगे। और मजे की बात यह बौद्ध कोई बोल नहीं रहा। आज तक बौद्धों और मुसलमानों के बीच में गठबंधन नहीं हो पाया क्या? ओवैसी कितना चाह रहे हैं कि कोई बौद्ध आ जाए हमारे साथ, नहीं आ रहा। हाजी भाई भी चाह रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। कोई लिख के दे दे कि भाई हमने इनको अपना वकील नियुक्त किया, नहीं, वकालतनामा पर कोई दस्तखत नहीं कर रहा। लेकिन अच्छा है, ये परिवर्तन है। मुन्ना खान साहब जी, एक तो ये संभल का विषय, और दूसरा विषय एक और बड़ा खड़ा हो गया, कुंभ में नहान का। महाराष्ट्र के कुछ बड़े नेताओं ने कहा कि कांग्रेस का प्रथम परिवार और उद्धव ठाकरे को नहाने नहीं गए, हिंदू के नाते जाना चाहिए था। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का जो जवाब आया वो बड़ा रोचक है और अद्भुत है। आज तक ऐसा जवाब नहीं आया होगा। उन्होंने कहा कि मैंने जो डुबकी लगाई थी संगम में, वो गांधी परिवार के लिए तो लगाई थी। प्रॉक्सी वोटिंग मैंने सुना था क्या? पर्चा देने जाओ, तबीयत खराब हो जाए तो एक प्रॉक्सी राइटर मिल जाता है, भाई ये हमारे बिहाफ पर लिख देंगे। ये नई खोज आई है मार्केट में कि उनके बिहाफ पर हम नहाए थे। मुन्ना भाई, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गई चीज? देखिए अमिताभ जी, किसने क्या कहा इस पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कुंभ की बात आस्था का विषय है। इसे राजनीतिकरण करने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने किया, ये आस्था के लिए ठीक नहीं, ये देश के लिए ठीक नहीं, देश के युवाओं के हित के लिए ठीक नहीं। सरकार आपकी बनी थी तो क्या वादे थे? सरकार बनाने के समय जब घोषणाएं हुई, जब लोगों ने पेट भर के वोट देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को, तो उन घोषणाओं में ये नहीं बात थी कि हम राजनीति करेंगे शमशान कब्रिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान संभल की। इस तरीके की राजनीति नहीं थी। आज राजनीति क्या हो रही है? हर मंदिर के नीचे अब मस्जिद ढूंढा जा रहा है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। कई ऐसे देश है, रूस है, कई ऐसे बड़े बड़े देश है, उसने कोरोना की मेडिसिन ढूंढ ली, लेकिन हम मंदिर को मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढने में लगे। ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये देश सही दिशा में नहीं जा रहा। अगर यहाँ मुन्ना भाई, लेकिन संभल का जो ताजा मामला, इसमें भाजपा तो है नहीं, इसमें तो मस्जिद कमेटी खुद है। अमिताभ जी, बात पूरी तो होने दी, मैं कह रहा हूँ ना, मस्जिद कमेटी खुद, मैं शायद आ रहा हूँ वहीं पा रहा हूँ। तो ये किस तरीके की राजनीति देश में चल रही है, ये नहीं समझ से पड़े।
दो समुदाय, दो भाइयों की तरह कई वर्षों से रहता आ रहा है, उनके बीच आज जहर घोलने का काम जिस तरीके से चुने हुए सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय और चिंताजनक विषय है। आप समझिए, आप संभल की बात है, एएसआई या हाईकोर्ट ने कहा कि आप कमेटी बनाइए, बहुत अच्छी बात है, कमेटी बनाइए। वहां कोई दीवार लगना तो नहीं है, जीने सीढ़ियां लगनी तो नहीं है, उसका मीनार लगाना तो नहीं है। हाँ, रमजान मुबारक महीने में जो एक शांति का पैगाम देता है, जो एक भाईचारगी साथ में रहने का पैगाम देता है, जो गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने की एक मिसाल देता है, वो माह रमजान, पाके रमजान, उसके लिए हर घर में जिस तरीके से दिवाली के टाइम में घरों में रंगाई पुताई होती है ताकि लक्ष्मी आए, तो हम लोगों के यहाँ भी इसी प्रकार से ऐसा ही सिस्टम है कि हमारे घर में भी बरकत हो और जो खुदा का घर है उसे भी रंगाई पुताई किया जाए, ताकि ये न समझा जाए कि लोगों ने अपने घर में किया और खुदा के घर को नजरअंदाज किया। क्योंकि पूरे एक महीना इबादत और तिलावत उसी मस्जिद में होना है, तो उस मस्जिद के रंगाई पुताई के लिए ऐसा तो नहीं कि पहली बार ये रंगाई पुताई हो रही है, या ऐसा भी नहीं कि देश में सरकार पहली बार आई है जिस तरीके से सवाल उठा रही। कई वर्षों से सरकारें, मुन्ना भाई अभी रुकना होगा, एक सवाल है मेरा, उसके बाद आप बोलेंगे। अभी एक सवाल आपको लेना होगा, एक मिनट, एक सवाल लेना होगा, उसके बाद अभी रुकना होगा। कहीं ना कहीं चिंता का विषय। एक मिनट रुक जाइए। सरकार सवाल नहीं उठा रही, भाजपा पार्टी नहीं बनी अदालत में, मस्जिद कमेटी गई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जिला प्रशासन ने कहा कि हमसे लेना देना नहीं, एएसआई की इमारत है, एएसआई से पूछिए। एएसआई ने अनुमति देने से मना कर दिया। इसमें सरकार और भाजपा कहां से आ गई भाई? आपने अनुमति मांगी, एएसआई ने अनुमति नहीं दी, आप हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने कहा हम एएसआई की टीम भेजेंगे, सर्वे कराएंगे। इसमें सरकार कहां से आगे बीच में हो? सरकार से तो लेने ही देना नहीं। मुन्ना खान साहब, देखिए मैं फिर कहूंगा अमिताभ जी कि सरकार से लेना देना नहीं है। आप एक बात समझिए, मैं कह रहा हूं कि बॉम्बे में, महाराष्ट्र में सरकार किस तरीके से गिराई जाती है, वो 3 साल हो गए मसले, दोबारा सरकार बन गई, उस पर कोई आज तक उसका न कोई रिपोर्ट है न उस पर कोई फैसला है। जैसे ही संभल मस्जिद की बात आती है तो 2.5 घंटे के अंदर कोर्ट से जजमेंट भी आता है और उस पर कार्रवाई भी हो जाती है। ये सारी बातें, लोग समझदार हैं, लोग अनपढ़ और ठीक है मुन्ना भाई, ठीक है, आपकी समझ ठीक है मुन्ना भाई, अभी रुकना होगा, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह के पास जाऊंगा। ताकतवर सरकार उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, बगैर उसके हुक्म के एक पत्ता नहीं, रुक जाइए भाई, सरकार का कोई रोल नहीं। बड़ी ठीक है मुन्ना भाई, दोबारा में आएंगे। बड़ी विचित्र स्थिति है, फैसला देर से आए तो आप नाराज, फैसला जल्दी आ जाए तो आप नाराज, फैसले पर देर से कार्रवाई हो तो आप खफा, फैसले पर तुरंत कार्रवाई हो जाए तो खफा। मैं एक मासूम सी बात रख के ऋचा के पास जाऊंगा ताकि सनद रहे, मेरे शो में सनद हमेशा रहे, इतिहास गवाही दे कि हाँ भाई वो बात ईमानदारी कही गई थी। मुन्ना खान साहब ने कहा, ऋचा जी आप भी सुनिएगा, रावत साहब आपको भी रिफ्रेश करा रहा हूं, नाजिम भाई आपको भी, आप भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं, सब जगह डिबेट में बैठते हैं, जानकारी उनसे। अयोध्या में ताला खोलने का फैसला जब आया, ये तो 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में इंप्लीमेंट हुई थी संभल वाली अदालत का मसला, वहां 45 मिनट में इंप्लीमेंट करा दिया था राजीव जी ने। 45 मिनट में तो दूरदर्शन पर चलने लगी थी, वो भी पहले खड़ी करवा दी थी जाके वहां। क्या तब मुन्ना खान साहब की सरकार थी, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इधर तब तो व्हाट्सएप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कागज से ही फैसले कापी जाती थी, कागज के रूप में। बोले वो सब होता रहेगा, ताला उधर हो गया, बोले डन हो गया, बोले ताला खोलो, दूरदर्शन लाओ, तुरंत देश के नाम संदेश जारी करो। क्या लड्डू बांटो, हुआ था ना? 45 मिनट में आपने फैसला तामील करा दिया भाई साहब। इसमें तो 2.5-3 घंटा लगे, फिर काहे को नाराज हो? आप तो करिश्माई लोग हो, 45 मिनट में करा चुके हो। ऋचा सिंह जी, संभल में रंगाई हो, पुताई हो या नहीं हो तो कैसे हो, क्या एहतियात बरते जाएं? कांग्रेस कह रही है कि इसके पीछे भी भाजपा है। आप लोग रंगाई पुताई का मामला भी करने लगे हो? नहीं आदरणीय अमिताभ सर, कांग्रेस पार्टी ना संविधान को मानती है, ना एक्ट्स को मानती है और ना फैक्ट्स को मानती है। यही कारण है कि अभी ये लोग आपके इतने सम्मानित चैनल पर बैठकर
संभल की मस्जिद कह रहे थे। अभी वो संभल की इमारत है क्या है ये तय होना बाकी है, तो उसको संभल की इमारत कहना ज्यादा संवैधानिक शब्द होगा, सबको इससे सहमति होनी चाहिए। दूसरी बात ये रही कि संभल की जो मस्जिद की तथाकथित इंतजामिया कमेटी है वो रंगाई पुताई के विषय को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गई थी, एएसआई के पास भी गई थी। सच तो ये है कि एएसआई से इनको रंगाई पुताई करने के लिए कहना चाहिए था, इनको स्वयं में अनुमति नहीं मांगनी चाहिए थी अगर ये संविधान को मानते हैं तो। लेकिन इसके आगे ये हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आदरणीय अमिताभ सर, कि उसने इंतजामिया कमेटी को ही अस्तित्व पर सवाल उठा दिया है और इंतजामिया कमेटी वहां पे कोई अस्तित्व नहीं रखती है, इसको स्पष्ट कर दिया है। और एक कमेटी बनाने की बात कही है एएसआई के संरक्षण में कि एएसआई के द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी होगी जो उसके रंगाई पुताई का कार्यभार करेगी। बिल्कुल रमजान है तो बिल्कुल उसका संरक्षण होना चाहिए, रंगाई पुताई होनी चाहिए, इसको हाईकोर्ट ने माना है। और हाईकोर्ट ने कहा है कि एएसआई से का एक सदस्य होगा, एक वैज्ञानिक होगा, क्योंकि वो एएसआई मॉन्यूमेंट, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो उसके संरक्षण के में किसी तरीके के ऐसे कोई रंगाई पुताई के पदार्थ ना इस्तेमाल हो जाएं जिससे उसके मूल संरचना में परिवर्तन आ जाए। और एक तीसरा प्रशासन का आदमी होगा, तो इसमें तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी कहीं पार्टी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हाईकोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया गया है कि रंगाई पुताई भी होनी चाहिए लेकिन संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि मुन्ना खान जी को और हाजी नाजिम जी को इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, सवाल इस बात का है कि ये इस देश के संविधान को नहीं मानते, इसीलिए बार बार उसको मस्जिद बुलाते हैं। और मैं तो एक बात और भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि पूर्व में इंतजामिया कमेटी के द्वारा उस इमारत में छेड़छाड़ की जा चुकी है, उसके स्वरूप को परिवर्तित करने का प्रयास किया जा चुका है, जिसको लेकर एएसआई के द्वारा 2018 में एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी जिसमें यह कहा गया था कि बिना उनकी सहमति और बिना उनकी इजाजत के इंतजामिया कमेटी के द्वारा अंदर संरचना को परिवर्तित करने का कार्य किया जा रहा है। और 2024 में एएसआई ने एक एफिडेविट भी दिया और कहा कि हमको ही नहीं भीतर जाने दे रहे हैं। तो सच ये है कि भारत जैसे देश में जहां संविधान की कांग्रेस पार्टी दिन रात प्रतियां लेकर घूमती है, वहीं पर आज तक कांग्रेस पार्टी ने इस बात का सवाल नहीं उठाया कि एएसआई को ही आखिर ये कौन लोग हैं जो भीतर नहीं जाने दे रहे हैं। हाजी नाजिम जी को भी ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनको इस बात का जवाब देना चाहिए। तो पहली बार संभल में कानून के अनुसार कार्य हो रहा है, संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य हो रहा है, जिसका स्वागत करना चाहिए। ठीक, हाजी नाजिम साहब, मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे। एक, जब मस्जिद या डिस्प्यूटेड साइट कह लीजिए, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कह लीजिए, वो एएसआई के अधीन आ गया, तो एएसआई को रोकने वाली ये सो कॉल्ड कमेटी कौन होती है? इंतजामिया कमेटी। एक, क्योंकि इस पर ये इसलिए बात तथ्य मत कि इस पर मुकदमा कराया था एएसआई ने इंतजामिया, सो कॉल्ड इंतजामिया कमेटी के खिलाफ। और दूसरी मासूम सा सवाल लेके, शासन लॉजिस्टिक के इंतजाम के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए एक वैज्ञानिक, और उसकी मूल प्रकृति ना कहीं बिगड़े, इसके लिए एएसआई के लोग, ये 3 लोगों की कमेटी इसमें रंगाई पुताई का काम अपने निरीक्षण में, अपने नियंत्रण में करा दे, तो आपको कोई दिक्कत है? या आप चाहते हो कि नहीं इंतजामिया कमेटी की ही चौधराहट चले और एएसआई वालों को बाहर कर दे हम और ताला की चाबी अपनी कुर्ते की जेब में डाल ले? ऐसा है क्या मसला? मैंने एक ही बात कही थी कि वो मेरा भारत बड़ा खूबसूरत है, और देखिए भारत जो है संविधान से चलता है। देखिए, अरे यार, आप एक ही बात बार बार बोलते हो। मैंने एक बात बार बार ना बोलो, उसमें मजा नहीं आता। आपकी प्रतिभा पर भी सवाल खड़ा होगा। एक बात कितनी बार बोलोगे? अमिताभ जी, देखिए मुझे यहाँ इस बात को बार बार कहना पड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर ऋचा जी ने कहा कि बहस में मजा नहीं आएगा भाई। नई बात लाओ, निकाल कर नई बात लाओ। हाँ, नई बात यह है कि हाजी नाजिम कब तक अपनी देशभक्ति का प्रमाण देता रहे, कब तक हाजी नाजिम ये बताए कि हम लोग संविधान को मानते, कब तक कुछ ये जो संविधान को मानते, एएसआई को कौन प्रवेश नहीं करने दे रहा था? तो इस तरीके का प्रमाण ये लोग देते हैं, लेकिन हम लोग एएसआई संविधान के अंतर्गत आती है या नहीं आती है? 1 लाख बार कहता हूँ कि हाजी नाजिम और भारत का मनपसंद
भारत के संविधान को मानता है। और अब दूसरी बात है, जो अभी ये कहा गया कि भी एएसआई जो वहां पर पेंटिंग वगैरह का अपनी निगरानी में कराने चाहती है, अब तो कहते कराइए। अरे भाई हाजी नाजिम, ऋचा भी सही बात कर रही है, वो कह रही है कि एएसआई भी भारत के संविधान के ही अधीन है ना। आपने उसकी एंट्री किस हैसियत से रोक दी थी? आप कौन है एंट्री रोकने वाले? आप मालिक हैं क्या उस जमीन के? नहीं। आप मालिक हैं? नहीं। आपने खरीदी अपने पैसे जमीन? नहीं। आप कागज नहीं दिखा पाए। जिस अब्दुल समद का फर्जीवाड़ा लाए थे कि मूंगफली बेचने वाले ने 7 वर्ग किलोमीटर जमीन दान दे दी, उसके परिवार वाले हम माफी मांग गए कलेक्टर से, बोले भाई मेरी जान छोड़ो, ये फर्जी कागज है। आप चौधरी क्यों बनना चाहते हैं? हाँ, सुन तो लीजिए अमिताभ जी, देखिए अब जब बात आती है यहाँ शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई, तो देखिए हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है कि अपनी मस्जिद पहले चंबल की इमारत चाहिए। अरे सुन लीजिए रीचा जी, सुन तो लीजिए, क्या रंगाई पुताई करने से क्या मस्जिद का जो कैरेक्टर की बात ये कर रहे हैं, क्या वो चेंज हो जाएगा? अभी इन्होंने क्या कहा, हरिहर मंदिर है, हरिहर मंदिर है, ये गणेश में लिखा हुआ है 1913 के। कैसे कह सकते हरिहर मंदिर? अरे आपके पास क्या प्रमाण है? आप जिक्र करते हैं कि ये बाबरनामा में लिखा, भाई हम लोग बाबरनामा नहीं मानते, हम लोग नहीं मानते बाबरनामा, हम भारत का संविधान मानते हैं। आप लोग बाबरनामा मानिए, आप बाबर को मानिए, हम लोग भारत का संविधान मानते हैं और संविधान के तहत ही बात करते हैं। संविधान के अंतर्गत आती है एएसआई संस्था, और एएसआई ने 2018 में एक एफआईआर कराई कि इंतजामिया कमेटी के लोग एएसआई को ही भीतर नहीं जाने दे रहे हैं। आखिर कौन से संविधान का पालन है? 2012 से पहले तक उसके एक हिस्से में हिंदुओं को किया करते थे। आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं को भीतर जाने से रोक दिया, और 2012 के बाद जो हिस्से में हिंदू पूजा पाठ किया करते थे उसको हिंदुओं के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अगर आप संविधान को मानते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग तो संविधान को मानते हैं, लेकिन आप लोग संविधान को नहीं मानते। अरे भाई हम संविधान के बारे में आपसे बात कर रहे हैं नीचा जी, हम संविधान के संरचना में परिवर्तन करने वाले आप कौन होते हैं उसको मस्जिद बताने वाले? आप अगर संविधान को मानते हैं तो आपको संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। पोस्ट कमिश्नर के सर्वे से, पोस्ट कमिश्नर के आदेश से एक सर्वे हो रहा था, आपने सर्वे टीम के ऊपर चलाने का काम किया, चलाने का काम किया। ये मस्जिद में ये हरिहर मंदिर के नेतृत्व में सर्वे किया जा रहा था, आपने उस सर्वे टीम के ऊपर पत्थर चलाने का काम किसने किया? आप लोग उस सर्वे टीम के ऊपर पत्थर और जूते चप्पल चलाने का काम, गोलियां चलाने का काम किसने किया था? हाजी नाजिम जी, क्या ये संवैधानिक था? आप उस बात पर जवाब देना चाहिए कि पोस्ट कमिश्नर के ऊपर जो सर्वे करने गई थी उसके ऊपर पत्थर चलाना कैसे संवैधानिक था? उसको आपको बताना चाहिए। आपको देश के मुसलमानों को भी गुमराह करना बंद कीजिए। आपको देश के मुसलमानों को भी बताना पड़ेगा कि वो विवादित ढांचा है, वो विवादित ढांचा है जिसको आप बाबर मस्जिद कहते हैं। यही सोचकर आप उनके मन में उत्तेजना पैदा करते हैं। कोई विवादित ढांचा है, क्या है मैं ऋचा जी हाजी नाजिम दोनों को रोकूंगा। एक बड़ा, ठीक है ऋचा अभी रुकना होगा, एक बड़ा बुनियादी सवाल ऋचा सिंह ने उठाया है। रावत जी आपसे शुरू करूंगा, सबसे उस पर उत्तर लूंगा। मैं अयोध्या को याद करता हूं, विश्वनाथ प्रताप की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार, नरसिंह राव की सरकार, सबके समय में सरकारी कागजों पर अयोध्या को मालूम किस नाम से बुलाया जाता था? RJVM, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूटेड साइट। क्या ना इधर का पड़ला की ओर झुको ना उधर की पड़ला की ओर झुको। ठीक, जब विवाद है रावत साहब, तो जो इसको हरिहर मंदिर मानते हैं उनको हम कैसे कम कह दें, और जो इसको मस्जिद मानते हैं उनको ज्यादा कैसे कह दें, या इसके उलट कैसे कह दें? या तो इसको ये कहिए संभल की जामा मस्जिद डैश हरिहर मंदिर विवादित ढांचा, या शॉर्ट में बोलना तो केवल डिस्प्यूटेड साइट बोल दो। नहीं, एक नाम कैसे मिल सकता है इसको रावत जी? और जब ये तब जब नाजिम भाई कह रहे हैं कि हम तो केवल संविधान के ही चलते हैं, उसके अलावा कहीं देखते ही नहीं, तो अगर दो दावेदार हो गए तब तो ये डिस्प्यूटेड साइट हो गई।
जमीन पर भी दो दावेदार प्लाट वाले होते तो उस पर लिख दिया जाता है ये जमीन विवादग्रस्त है। क्या मामला हाई कोर्ट में चल रहा है? रावत साहब, क्या इसको डिस्प्यूटेड साइट नहीं कहना चाहिए? आदरणीय अमिताभ जी, इन्होंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया हाजी नाजिम साहब ने कि हम बाबर को नहीं मानते। जब बाबर को मानते ही नहीं है तो बाबरी ढांचे का औचित्य कहीं रह नहीं जाता। अब वहां मंदिर बन चुका है। अब बाबरी जो ढांचे के लिए कमेटी बनी थी, जो लड़ रही थी, मुकदमा लड़ रही थी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि आप संविधान को मानने वाले लोग हो। दूसरा, आपने कहा कि यहाँ जामा मस्जिद की बात है, बाबर ने क्या बोला हम उसको नहीं मानते। अगर आप बाबर की जितनी भी चीजें जो मंदिर तोड़े गए हैं और बाबर नामा में लिखे हुए हैं, उनके जो आदेश हैं, आप उनको मानते ही नहीं, फिर तो मंदिर हो गया अपने आप ही। फिर तो हरिहर मंदिर हो गया ना, कि बाबर ने उसको तोड़वाया, हरिहर मंदिर था है, और आप बाबर की बात को मानते नहीं है कि भाई बाबर ने क्या किया, हम नहीं मानते। इसका मतलब ये रहा कि आप लोग बाबर की जितनी भी चीजें हैं सबको आउट करिए, जो तो इसका मतलब वो नेचुरल है को मंदिर हो गया वहां पर। तो इसलिए उस मंदिर को आप हैंड ओवर करिए और जितनी भी और जो जगह हम लोग संविधान पे भाई वहां पर भी उनको आप ये कह के निरस्त कर दो कि भाई बाबर के जो फैसले थे उनको हम मानते ही नहीं है, और खत्म करिए जो हिंदू की चीजें हिंदू को हैंड ओवर की जाती है। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है इसके अंदर, वो बहुत ही अच्छा है। कारण ये कि एक वैज्ञानिक रहेगा तो आप इसके अंदर कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते, आप प्रूफों को खत्म नहीं कर सकते। जैसे कि आपने ज्ञान वापी के अंदर वहां तोड़फोड़ करने की कोशिश करी, वहां पर उन निशानों को मिटाने की कोशिश करी, उस शिवलिंग को फब्बारा बनाने की कोशिश की, तो यहां पर भी वही स्थिति होगी। इसलिए इस बार हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि एक एसआई का आदमी लिया, एक वैज्ञानिक लिया, तो उससे कम से कम आप कोई चेंज नहीं कर सकते भविष्य में। आरा मुन्ना भाई, होगी आरा मुन्ना भाई, नाजिम साहब वही प्रश्न, अच्छा बड़ा मामला विचित्र है, आपसे भी वही प्रश्न कि इसको डिस्प्यूटेड साइट क्यों ना कहा जाए? क्या हरिहर मंदिर डैश शाही जामा मस्जिद या डिस्प्यूटेड साइट क्यों ना कहा जाए? एक बात मुझे याद आ गई, वो कह दूं, रोचक जानकारी है। जब विश्वेश्वर महादेव का मसला चल रहा था रावत साहब ज्ञान वापी का, तो हमने कहा कि बाकी कहीं हिंदुस्तान में आपने फब्बारा नहीं लगाया मस्जिद में, यहां हाथ पांव धोने के लिए फब्बारा क्यों लगाया? बाकी में तो बावड़ी बनाई, और दुनिया में कहीं और फब्बारा लगाया हो तो दिखाओ, कोई दिखा नहीं पाया। अब संभल में कह रहे नहीं यहां कुआं था अंदर मस्जिद के, हमने कहा और कहीं कहां कहां कुआं बनवाए मस्जिद में, बताओ, कहीं नहीं कोई बता रहा। बावड़ी ही है, लेकिन वहां बता दिया हम फब्बारा लगाए थे, और यहां कह रहे फब्बारा नहीं, बावड़ी नहीं, यहां कुआं खुदवाया था, अब बंद करा दिया। खैर नाजिम साहब, मूल प्रश्न ये कि ये डिस्प्यूटेड साइट क्यों ना कहा जाए जब तक इस पर अंतिम निर्णय न आ जाए। बाबा साहब के संविधान की तो मर्यादा यही कहती है कि जब तक इस पर सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण पीठ का फैसला ना आ जाए तब तक इसको डिस्प्यूटेड साइट कहा जाए। हरिहर बाल मंदिर कहने वालों का भी मान रह जाएगा, मस्जिद मानने वालों का भी मान रह जाएगा। नाजिम भाई। हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी आपने कहा डिस्ट्रीब्यूटर साइट, तो देखिए मुझे सोमनाथ का मंदिर याद आ जाता है। सोमनाथ का जो मंदिर था उसका भी एएसआई हुआ था, जहां पर एएसआई की रिपोर्ट थी, अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, मगर सबको पता है कि वहां पर बुद्ध के अवशेष पाए गए थे। तो बता दीजिए जब सोमनाथ के मंदिर के, तो फिर उसको क्या कहेंगे, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कहेंगे ना। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि अभी तो ये जो हमारी शाही जामा मस्जिद है, ये हमारी शाही जामा मस्जिद है। और दूसरी बात यहाँ पे आपके अभी रावत जी ने एक बात कही थी कि नहीं हमारी तुम्हारी कई लफड़ा है नाजिम भाई, ये हमारी आप चार चार रुमाल रख देते हो यार, कहते ये हमारी है, कैसे मान लेंगे, हमारी पे तो लड़ाई होगी। हाँ सुन तो लीजिए, अब देखिए यहाँ पे ज्ञान व्यापी का भी जिक्र आया, तो देखिए ये हम लोग जो मुस्लिम पक्ष है वो कहता है कि ये फुआरा है, और इन्होंने क्या कही है रावत जी ने कि वो शिवलिंग है। भाई कोर्ट के अधीन ये मामला चल रहा है, जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं लेते तब तक हम लोगों को इससे ऐसी बातों से बचना चाहिए। और दूसरी बात ये कि शाही जामा मस्जिद की जो बात हम लोग करते हैं, अब एएसआई की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि रमजानों से पहले इसकी रंगाई पुताई करके दे, और जो भी मानक है उन मानकों का इस्तेमाल करें, ताकि एएसआई ये कल को ये ना कहे कि हाँ ठीक है, ठीक है। हाजी भाई रुकना होगा, मैं मुन्ना खान साहब का, हाजी भाई रुकना होगा, मुन्ना खान साहब का चलूंगा। मानक तय करने का काम मस्जिद कमेटी नहीं तय कर सकती कि मस्जिद कमेटी पर्चा लिख के देगी कि एएसआई को बुलाओ,
ओए ऐसे यहाँ गुलाबी करना, यहाँ पीला करना, ऊपर गुंबद पे हरा लगाना, ये मस्जिद कमेटी नहीं कर सकती। ये फैसला ऐसा ही करेगी, क्या लगाना है, कैसे लगाना। भाई मेरे, आप लोगों के साथ समस्या ये, आप चौधरी बन जाते हो, आप कह रहे हो एएसआई हमारे लड़के हैं, हम इनको काम पे लगा देंगे। ऐसा नहीं है मालिक, कानूनन एएसआई मालिक है उस भवन की। सारा संघर्ष ही इस बात पर है कि कमेटी के जो लोग हैं वो मानते हैं कि हम मालिक मुख्तार हैं इस जमीन के। ऐसा नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, हलफनामा देकर कि कुआं भी सरकारी जमीन पर और मस्जिद भी सरकारी जमीन पर। अब क्या करिएगा? और आप करो हमारी, ऐसा ना करो महाराज। मुन्ना खान साहब आप कुछ कह रहे थे, वो जो कहना चाहते हैं वो भी कहिए। और मेरा एक प्रश्न है कि इसको डिस्प्यूटेड साइट क्यों ना कहा जाए? जो लोग इसको मंदिर मानते हैं उनका भी मान रहे जब तक फैसला ना आए, और जो मस्जिद मानते हैं उनका भी मान रहे जब तक फैसला ना आए। आदर्श स्थिति डिस्प्यूटेड साइट ऑफ संभल नहीं। बिल्कुल, मैं दोनों सवालों राम जन्मभूमि के लिए भी ये शब्द सरकार में दशकों चला, दशकों, हर सरकारी दस्तावेज में यही लिखा गया। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेत्री ने अभी जो कहा आस्था की बात, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी एक दिन ही हुए जो महाकुंभ, जो एक आस्था का विषय था और आस्था थी उसमें, जिसमें लोगों ने स्नान किया, उस गंगा में क्या पाया गया? मल और मूत्र, उसे आपने स्नान करवाया और बताइए फिर श्रद्धा कहाँ गई? लोगों की विश्वास कहाँ चले गए? सुन ले दोनों को ऋषा जी और मुन्ना खान साहब को 2 मिनट लीजिए। हमारे लिए वो गंगा पूजनीय है, आप उसके लिए इस तरीके का शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे। आपको वैज्ञानिक तथ्य पता होने चाहिए। लगाने का काम उसे, मैं तो आदि जंगम के लिए कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप सुन तो लीजिए, मैं तो आदि जंगम के लिए आपका पवित्र मानने वाला जगह है, मैं तो उसके लिए कुछ इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ कि आप उसको क्यों घर में भर के रखते हैं। मैं तो आदि जंगम जो आपका पवित्र जल है उसके लिए कोई शब्द नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप हमारी गंगा के लिए शब्द इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसके ऊपर गंगा जीवनदायी है, करोड़ों लोगों की आस्था है, ये कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र है। क्या आप इस देश की सनातन आस्था का अपमान करते हैं? 35 करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा जी के पवित्र जल में अपनी डुबकी लगाई है, उसको अपवित्र कहना ये आपकी अपनी सोच है, आपकी सोच दूषित है। आप सनातन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और सनातन को मानने वाले करोड़ अनुयायियों की आप आस्था का अपमान करते हैं टीवी पर बैठकर। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती। मैं आपके किसी भी, हम लोग तो आपके किसी भी जो पवित्र जल है उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं कि आप उसको कैसे भरकर लाते हैं, आप उसको कहाँ रखते हैं, आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। आपको गंगा जी के ऊपर इस तरीके के अपशब्द इस्तेमाल करने का ये कतई नैतिक अधिकार नहीं है। आप सनातन विरोधी हैं, आप करोड़ों लोगों की आस्था का, आप करोड़ों। ऋचा जी रुकना होगा, मुन्ना खान साहब अभी रुकना होगा, मुन्ना खान साहब अभी रुकना होगा, आपको भी, ऋचा जी आपको भी। ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। प्रमोद तिवारी गए थे, अजय राय गए थे डुबकी लगाने, और अगर यही सच है जो मुन्ना खान बोल रहे हैं, कांग्रेस का यही सच है, तो राहुल गांधी से कहलाइए कि हम इसलिए नहीं गए नहाने। राहुल गांधी वक्तव्य जारी कर दे, ये वक्तव्य जारी करो ना फिर कि मेरा नेता इसलिए नहाने नहीं गया। इस्तेमाल करते हैं। और एक मिनट ऋचा, देश की एक, मुन्ना खान ऐसे नहीं, ये देश की एक प्रसिद्ध दरगाह है अजमेर शरीफ की, रावत जी, नाजिम भाई आप भी सुन लो। वहां दरगाह की धुलाई होती है इतर से, कुछ पानी कुछ इतर, बाद में वो शीशियों में बंद कर करके कतर से लेके और अतर तक भेजा जाता है, भारत में भी भेजा जाता है। किसी ने सवाल उठाया? नहीं ना, किसी ने सवाल उठाया? नहीं उठाया। आप गंगा पर सवाल उठाओगे, त्रिवेणी पर सवाल उठाओगे, आप समझम पर कोई सवाल उठाता है क्या? और अगर यह संविधान की देन है तो फिर हैरानी है।
अगर इसको भी नाजिम ये कहे कि हम लोग तो संविधान को मानते इसलिए सवाल उठाते, ये तरीका ठीक नहीं। आपको पता है आप इस देश की बहुसंख्यक आबादी के प्राण के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, उसके प्राण तत्व के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, कहीं हिमाकत कर रहे हैं। क्या करें, 66 करोड़ लोगों को मलमूत्र में नहला दिया, ये कांग्रेस कह रही है। सुकून आके गए थे, उनकी तबीयत पूछिए, टेलीफोन करके पूछिए। प्रमोद तिवारी ठीक है कि नहीं, अजय राय ठीक है, सिद्धिरमैया, वो डी.के. शिव कुमार, पूछिए ना मुन्ना खान साहब, ये सब लोग स्वस्थ हैं। आप कैसी बात करते हो? ये हिम्मत कहां से लाते हो मित्र? अजमेर शरीफ के लिए किसी ने नहीं कहा कि जिससे पटिया धो रहे हो वही पानी से बोतल बंद कर करके दे रहे हो, दे रहे हैं ना, और लोग ही धो रहे हैं, वो वहां शरीर हैं भी। कैसी बात करते हो? और आबे ज़मज़म किसने सवाल उठाया? आप गंगा पर सवाल उठाने लगे। ये तरीका ठीक नहीं, ये तरीका देश में तनाव पैदा करने वाला है। ऋचा सिंह जी, खैर हम अपने मूल सवाल पर आते। संभल को डिस्प्यूटेड साइट कहना ज्यादा उचित होगा, न तराजू इधर झुके न तराजू उधर झुके। अदालत जो टैग दे देगी वो मान लिया जाए, जब तक अदालत का अंतिम निर्णय नहीं आता इसको डिस्प्यूटेड साइट कहा जाए। बिल्कुल आदरणीय अमिताभ सर, पहले तो इस बात में मैं घोर आपत्ति जताती हूँ कि गंगा सिर्फ हमारी आस्था नहीं है, गंगा हमारी माँ है, और गंगा हमारी माँ की पवित्रता के ऊपर किसी को सवाल उठाने का अधिकार इस देश में नहीं है, ये संविधान कहता है। अब रही संविधान की और संभल की विवादित इमारत की बात, तो बिल्कुल वो एक विवादित ढांचा है, एएसआई ने उसको अपने संरक्षण में लिया हुआ है, और एएसआई का मॉन्यूमेंट एक्ट ये तय करेगा कि उस ढांचे का स्वरूप अंतिम में क्या है। तब तक इसको विवादित ढांचा ही कहा जाना चाहिए संविधान के अनुरूप। इसको मस्जिद कहने के, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि संभल के विवादित ढांचे को बार बार मस्जिद कहकर ये देश के एक तबके को उत्तेजित करना चाहते हैं। जिस तरीके से इन्होंने जिला न्यायालय की जब ये सर्वे का आदेश आया था, उसके ऊपर पत्थर चलाने वाले लोग कौन थे, उन्होंने उस वक्त भी यही किया था। तो आपको इस देश के संविधान को मानना चाहिए, इस देश के कानून को मानना चाहिए, और आपको आदर करना चाहिए कि हाईकोर्ट ने वहां पे रंगाई पुताई करने का निर्णय दिया है, लेकिन जो इंतजामिया कमेटी के नापाक इरादे थे, जैसा कि आप लोग 2018 तक करते आए थे, उसकी संरचना में परिवर्तन करते आए थे, आप एसआई को भीतर नहीं जाने देते थे, आज उस मंशा को हाईकोर्ट ने निस्तेनाबूद कर दिया है, और अब वहां पर संविधान एवं कानून के अनुसार कार्य होगा। ठीक है ऋचा जी, समय कम है। मैं संभल के जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को भी ये सुझाव दूंगा रावत जी, कि जो तरीका देश ने अयोध्या के संदर्भ में अपनाया उस समय की भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने, वही संभल में अपना लो। न तराजू इधर झुके न उधर झुके। इसका शाही जामा मस्जिद संभल नाम हटाइए, इसका नाम होना चाहिए डिस्प्यूटेड साइट, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ऑफ हरिहर मंदिर ऑब्लिक शाही जामा मस्जिद। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, जिला प्रशासन को, राजस्व में भी यही नाम जाना चाहिए, एएसआई को भी इसी नाम से संबोधित करना चाहिए इस स्ट्रक्चर को। जब तक मामला अदालत में फैसला नहीं हो जाता, कोई कैसे कह सकता है मस्जिद है मंदिर है? दोनों के पास अपने तर्क है, दोनों के पास अपने कागज है। और 2012 तक इसी मंदिर के अंदर हाजी नाजिम मुंडन होता था, अन्नप्राशन होता था, सत्यनारायण कथा होती थी। 2012 में बंदी हुई ना, 12 तक तो सब होता था वहां। इसलिए इसको डिस्प्यूटेड साइट कहना चाहिए, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहना चाहिए, और ये मानक तय हो जाए सत्ता के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, कि जहां भी ऐसा विवाद हो वहां उसको डिस्प्यूटेड साइट ही कहा जाए, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाए, किसी एक धार्मिक पहचान का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। यह अन्याय है। क्या लिखा? शाही जामा मस्जिद संभल। क्यों? इसी के बगल में कोई दूसरा बोर्ड लगवा देगा लाके हरिहर मंदिर, स्वयंभू हरिहर मंदिर संभल,
कैसे रोक लेगा कोई? आप बोर्ड लगा सकते हो, दूसरा नहीं लगा सकता। इंस्टाग्राम को रोकने के लिए इसको विवादित ढांचा कहिए, विवादित भवन कहिए, जो चाहे कहिए। और एक बात जो मेरे दोस्त मुन्ना खान साहब ने कही, वो खराब बात है। मैं इस पर उत्तर दे चुका, लेकिन आज फिर दूंगा, क्योंकि अगर उत्तर नहीं दूंगा तो मुझे लगेगा कि तथ्यों के साथ न्याय नहीं हुआ। बहुत सरल बात कहता हूं, अंदर से मुन्ना खान साहब इस बात से सहमत हो जाएंगे, ऊपर से नहीं होंगे। 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग गंगा नहाए, संगम नहाए। अगर मैं मान लूं कि जो मुन्ना खान कह रहे हैं वही सच है, तो इस देश में 66 करोड़ 30 लाख के 10% तो बीमार होते, यानी लगभग 6.25 करोड़ आदमी तो हाहाकार कर रहा होता देश भर में कि अरे मर गए, सांस नहीं आ रही, बर्बाद हो गए, कुंभ नहाने गए थे, आप पानी पी लिया। और इसके आगे एक जानकारी दे दूं रावत जी, 10 लाख लोगों ने 45 दिन वही आप नहीं आएंगे मुन्ना खान, 10 लाख लोगों ने 45 दिन वही पानी पिया, उसी में खाना बनाया, उसी को पिया, 10 लाख लोगों ने। और वो सकुशल अपने अपने गांव प्रस्थान कर गए, जिनको हम कल्पवासी बोलते हैं। कुछ तो बुद्धि रखो महाराज। देश के बड़े बड़े राजनेता नहा गए, इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता नहा गए, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री नहा गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स नहा गए, सब स्वस्थ हैं। जो पहले 3 रोटी खाता था वो कुंभ नहाने के बाद 4 खा रहा है। जो सुबह 5 किलोमीटर टहलता था वो 7 किलोमीटर टहल रहा कर, अब ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है। बिल्कुल दिल आनंदित है। आप मुझे एक गांव, एक शहर, एक इलाका बता दीजिए कि अग्निहोत्री जी वहां 10,000 आदमी अस्पताल में भर्ती हो गया अचानक से, बता दीजिए। और अगर नहीं तो ये झूठ बंद होना चाहिए, ये दुष्प्रचार बंद होना चाहिए। आप भारत के आत्म तत्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, आप भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, भारत के स्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, और सब कुछ संविधान के नाम पर करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान में कहां लिखा है कि आप गंगा को अपमानित करेंगे? ये लिखा है क्या? बाबा साहब के संविधान में कहीं लिखा है क्या? आप अपने तरफ झांक कर देखिए मित्र, वहां कैसा कैसा पानी आ रहा है। गंगा को देखने के लिए पूरे राष्ट्र में बहुत लोग हैं। आज सोचिए, ऐसा ही व्यवहार कोई आपके लिए कर दे तो युद्ध हो जाएगा। नहीं, फिर संविधान खतरे में आ जाएगा, फिर गंगा जमुना खतरे में आ जाएगी, फिर भाईचारा खतरे में आ जाएगा। और एक आखिरी बात, मुन्ना खान साहब ने दंगों की बात कही थी, उनकी स्मृति थोड़ी और तेज होनी चाहिए। इस देश में सबसे गंदे दंगे, खतरनाक बीभत्स दंगे जब हुए, नाजिम साहब आप भी सुन लो, गूगल में जाकर चेक कर लेना बाद में, क्या मेरी जानकारी ठीक निकलेगी, तब उस वक्त तक जनसंघ और भाजपा की कोई बड़ी स्थिति नहीं थी। क्या तब गांव से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का ही डंका बजता था। देश के सबसे खतरनाक दंगे कांग्रेस की हुकूमत में हुए। मुन्ना खान साहब इसको नोट कर लीजिएगा और शो के बाद गूगल से टैली कर लीजिएगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।